मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लाइफ साइंस में ह्यूमन ऑर्गन यानी हमारे शरीर के अंग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि आखिर हमारे शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है और उन अंगों का महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से है, उसके एनाटॉमी क्या है, उसका आंतरिक रचना क्या है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। आप इसे अच्छी तरह से देखें। तो ऑर्गन देखने के पहले आप देखिए कि ऑर्गन कहते किसे हैं। तो हम लोग जनरली ऑर्गन का परिभाषा देते हैं ऊतकों का समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करता हो, उसे हम अंग कहते हैं। क्लियर? ऊतकों का वह समूह जो किसी खास कार्य को करता हो उसे ही हम अंग कहते हैं, उसे ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये ऊतकों का समूह है। तो अंग की अवधारणा के बारे में अगर हम देखें तो अंग का शुरुआत आखिर हुआ कैसे। सबसे पहले देखिए, अंग पे जाने के पहले हम लोग परमाणु से शुरुआत करते हैं। आखिर कोई भी पदार्थ जो बना है वो परमाणु के मिलने से बना है। परमाणु आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया किया, आपस में जुड़ करके अणु बनाया। अणु के आपस में संगठित होने से उसमें संगठन के पश्चात प्रोटोप्लाज्म का जन्म हुआ और प्रोटोप्लाज्म के संगठित होने से एक सेल का गठन हुआ जिसको कि हम कोशिका कहते हैं। और बहुत सारे एक ही तरह के कोशिका जब आपस में जुड़ गए, आपस में सुसंगठित हो गए तो ऊतक बन गया, है ना। और बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिले तो बना ऑर्गन। तो आखिर ऑर्गन बनने के पीछे क्या इतिहास है। सबसे पहले देखिए, ऑर्गन बनने के पहले इतिहास इसका क्या है। पहले एटम है। एटम आपस में संयोग किया और बन गया मोलिकुल्स। ठीक है, मोलिकुल्स आपस में संगठित हुआ, बना प्रोटोप्लाज्म। इसके बारे में पता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवन का भौतिक आधार है, उसको कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी जीवन का ये भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जब संगठित होता है तो बन जाता है सेल। ठीक है, अब सेल के बाद बनता है टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, आप इसे देख सकते हैं। टिश्यू के बाद आता है ऑर्गन। तो आज हम लोग ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे। यही है ऑर्गन, जिसको कि अंग कहते हैं। तो अंग का शुरुआत कहां से हुआ? तो अगर हम शुरुआत से देखें एटम से, तो एटम से मोलिकुल्स, ये हुआ परमाणु। परमाणु से बना अणु, अणु से बना प्रोटोप्लाज्म यानी इसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से बना कोशिका और कोशिका से बना ऊतक और ऊतक से बना क्या? अंग बना। ठीक है, अब हम अंग के बारे में देखते हैं। तो हम क्या बताए थे, अंग किसे कहते हैं? तो फिगर देखने के बाद ऑर्गन, फिगर देखने के बाद पता चल रहा है कि ये कोशिका, ये ऊतकों का समूह है जो किसी खास कार्य को करता है। अर्थात इसका परिभाषा होगा ऊतकों का समूह जो किसी खास या किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंग कहते हैं। क्लियर? अंग का परिभाषा आप समझ गए। अब हम एक पर्टिकुलर अंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो पर्टिकुलर अंग क्या है?
अब जो है हम विशेष अंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो आपके सिलेबस से संबंधित है, तो इसलिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो है त्वचा, जिसको कहते हैं स्किन। ठीक है, स्किन को हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, यानी सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, इसको स्पर्शकांग भी कहते हैं। स्पर्शकांग भी कहते हैं इसको, या फिर इसको स्पर्श ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। स्पर्श ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी इसको कहते हैं। ठीक है, इतना नाम है इसको। अब ये त्वचा जो हम देखते हैं, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन है। ठीक है, त्वचा क्या है? शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये बताया जाता है कि पूरे शरीर का, यह संपूर्ण शरीर का 7% भाग बनाता है। ठीक है, अगर 7% भाग बनाने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति 100 किलो का है, मान लिया जाए, तो उसका त्वचा का वजन कितना होगा? 100 का 7/100, यानी हम जानते हैं कि परसेंटेज तो 7% ही होगा। 7% का मतलब 7 किलोग्राम ही होगा। तो 100 किलो का अगर व्यक्ति है तो 7 किलोग्राम उसका त्वचा का वजन होगा। यह है हमारे शरीर का त्वचा। तो शरीर का त्वचा मतलब शरीर के ऊपर जो आवरण है हमारा, वही होता है त्वचा। यानी त्वचा को हम परिभाषित किस प्रकार करेंगे? वैसे ज्ञानेंद्रियां जो हमारे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है तथा स्पर्श, दबाव एवं पीड़ा की जानकारी देता है, उसे त्वचा या बाह्य आवरण या शरीर का बाह्य आवरण भी इसको कहते हैं, आवरण कहते हैं। ठीक है, त्वचा को हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से, वैसे ज्ञानेंद्रियां जो हमारे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है तथा स्पर्श, दबाव एवं पीड़ा का जानकारी देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं, या फिर उसे शरीर का बाहरी आवरण कहते हैं। अब त्वचा का बनावट अगर हम लोग देखें तो ये देखते हैं कि त्वचा का बनावट आखिर कैसा होता है। तो आप इसको डायग्राम में देखिए कि त्वचा का बनावट कैसा होता है। तो मान लिया जाए कि ये हमारा शरीर का ऊपरी भाग है। देखिए ध्यान से, ये मान लिया जाए कि हमारा शरीर का ऊपरी भाग है, यानी बाहरी आवरण है। तो हमारा जो शरीर का त्वचा है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। हम बड़ा करके बना रहे हैं, ये त्वचा का ही रूप है। एक ऊपर का लेयर, एक बीच का लेयर और एक सबसे नीचे का लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर हमारे त्वचा का है। अब ध्यान रखिए कि त्वचा को जो सबसे बाहरी आवरण है उसको कहते हैं इपिडर्मिस। क्या कहते हैं उसको? इपिडर्मिस, याद रखिएगा। इपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर का भाग है उसको इपिडर्मिस कहते हैं। इपिडर्मिस, इपिडर्मिस। ठीक है, और जो मध्य का आवरण है उसको हम कहते हैं डर्मिस,
क्या कहते हैं? डर्मिस। और जो सबसे नीचे का आवरण है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तो ध्यान रखिए, त्वचा के कितने भाग हैं? हमारे त्वचा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। याद रखिए, ये है डर्मिस और ये है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, क्लियर? 3 भाग हमारा है त्वचा का। डर्मिस जो सबसे ऊपर का भाग है, एक मिनट, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर का भाग है, डर्मिस जो मध्य का भाग है, और हाइपोडर्मिस जो सबसे नीचे का भाग है। देख लिए हम लोग। अब जो ये ऊपर का भाग है इसको फिर 5 भागों में बांटा गया है। एक ये लेयर है, 2 लेयर, 3 और 4, 5। ये जो 5 लेयर है इसको हम नीचे से ऊपर अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिए, हम नाम लिखते हैं, नीचे से ऊपर ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है, सबसे पहला जो नाम है ये जो 3 स्तर इसका बना हुआ, इसका जो 5 लेयर है उसमें सबसे नीचे का लेयर का नाम है अस्ट्रेटम। अस्ट्रेटम बेसल। अस्ट्रेटम बेसल, याद रखिएगा। फिर सेकेंड का जो लेयर है वो है अस्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्पाइनोजम, ठीक है। और जो तीसरा लेयर है वो है अस्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ग्रेनुलोसम, ठीक है। और इसका और ऊपर का लेयर है उसका नाम है अस्ट्रेटम लूसिडम। अस्ट्रेटम लूसिडम। और जो सबसे ऊपर का लेयर है वो है अस्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है। तो ये जो त्वचा का लेयर है, जो सबसे ऊपर का जो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस का ये सारा पार्ट्स है। इस सारे पार्ट्स में बहुत सारे फंक्शन है, परंतु फिलहाल 9-10 स्टैंडर्ड पर इसका फंक्शन नहीं जानने का जरूरत नहीं है। हम एक ही साथ त्वचा का कार्य बता देंगे, लेकिन इतना कम से कम जानिए कि इसका कितने लेयर होते हैं। तो 5 लेयर होते हैं, और ये 5 किस तरह से है? अस्ट्रेटम बेसल, अस्ट्रेटम स्पाइनोजम, अस्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, अस्ट्रेटम लूसिडम, अस्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। अब जो डर्मिस है इसका 2 ही भाग है। ये डर्मिस का 2 भाग क्या है? ये सबसे ऊपर का जो भाग है डर्मिस का, इसको कहते हैं, इसका नाम है पेपिलरी लेयर। इसका नाम है पेपिलरी लेयर ऊपर का। और नीचे का जो लेयर है वो है रेटिकुलर लेयर, ठीक है। पेपिली लेयर और दूसरा रेटिकुलर लेयर, ये दोनों किसका है? ये डर्मिस का। और हाइपोडर्मिस के अंदर कोई लेयर नहीं है। हाइपोडर्मिस में केवल होता क्या है? फैट सेल्स उपस्थित होते हैं, जिसमें कि फैट भरा हुआ होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ये फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स इसके अंदर है, और इसके अंदर शिरा धमनी ये सब जुड़े हुए होते हैं। शिरा धमनी होते हैं, इसमें नर्व फाइबर भी जुड़े हुए होते हैं, और फूड स्टोरेज मटेरियल भी होते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? नर्व फाइबर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? तो ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, और फूड स्टोरेज टिश्यू, ज्यादातर यही फैट या कार्बोहाइड्रेट का होता है। फूड स्टोरेज टिश्यू इसके अंदर
होते हैं। अब देखिए त्वचा में ये हम देख लिए हैं कि त्वचा का 3 भाग में किन भागों में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब एक बात देखिए, डर्मिस लेयर जो होते हैं वो डर्मिस लेयर में होता क्या है। डर्मिस लेयर में ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स उपस्थित होते हैं। ब्लड वेसल्स जहां तहां ब्लड वेसल्स इसका कैपिलरी के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इस तरह से देखिए ग्लैंड पाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं स्वीट ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड अगर कहां पाया जाता है, क्वेश्चन आता है, तो डर्मिस में ही स्वीट ग्लैंड पाया जाता है। स्वीट मतलब पसीना। अब ये स्वीट ग्लैंड ऊपर की तरफ जाता है और एक स्थान में जाके खुल जाता है, जिससे कि हमारा शरीर में जो पसीना बनता है वो इसी पाइप के द्वारा बाहर की तरफ निकलता है। तो ये है स्वीट पसीना। ये पसीना बाहर निकलता है। इसके साथ साथ देखिए आपका जो रोम है वो रोम इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। ये हमारा शरीर का रोम है। अब इस रोम के साथ देखा जाता है कि यहाँ इसके साथ एक ग्लैंड और जुड़े हुए होते हैं जिसको सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। अब ये सेबेसियस ग्लैंड इसी में खुलता है। अब सेबेसियस ग्लैंड इसी रोम छिद्र के बगल में जो एक पोर है उससे खुला हुआ होता है, जिससे कि यहाँ सीबम का स्राव होता है। सीबम का स्राव होता है यानी कुछ वायली सब्सटेंस का स्राव होता है, वायल का स्राव होता है। जैसे हमारा फेस के ऊपर देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पे तेल जैसा पदार्थ, चिपचिपाहट जैसा तेल के जैसा पदार्थ निकलते हैं। तो ये जो तेल जैसा पदार्थ है वो क्या है, सीबम ही है, जो कि सीबेसियस ग्लैंड से निकलते हैं। सीबेसियस ग्लैंड, तो सीबेसियस ग्लैंड भी रोम छिद्र के बगल में ये पाया जाता है। ये हो गया हेयर्स, हमारा त्वचा के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, जिसका कि बेस कहां पे होता है, तो डर्मिस में इसका बेस होता है। और चूंकि यहाँ पे बहुत सारे कोशिकाएं भी उपस्थित होते हैं और इसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियल ये सारे टिश्यू भरे हुए होते हैं। इसके अंदर भी स्क्वैमस एपिथेलियम के टिश्यू इस तरह से भरे हुए होते हैं इस लेयर में। और ये सब में ज्यादातर डाइड सेल होते हैं, मरे हुए सेल होते हैं, और ये विभाजित नहीं करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मजबूती प्रदान करने की क्षमता होती है। किसमें, तो एपिडर्मिस में ये त्वचा को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये हमारे त्वचा को यूवी लाइट से भी रक्षा दिलाता है। यूवी लाइट से भी रक्षा दिलाता है। और इसी एपिडर्मिस में मेलानिन याद रखिए, मेलानिन नामक पिगमेंट का भी सेक्रेशन होता है। ठीक है। और ये मेलानिन पिगमेंट का जो सेल्स होते हैं, मेलानिन सेल्स जो होते हैं, वो सेल्स सभी व्यक्तियों में समान होते हैं, परंतु उसका सेक्रेशन कम और अधिक होने से व्यक्तियों का जो सरफेस का कलर होते हैं, या जो हमारा फेस का कलर होते हैं, हाथ का कलर होते हैं, या फिर शरीर के अंगों का कलर होते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेलेनिन का स्राव किसमें कितना है। अगर ज्यादा स्राव हुआ मेलेनिन का तो वो व्यक्ति काला हो जाता है, और अगर कम स्राव हुआ तो वो व्यक्ति गोरे होते हैं। तो इस तरह से मेलेनिन के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारा शरीर का त्वचा का कलर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका यूवी लाइट से भी रक्षा दिलाने का काम करता है, मेलेनिन पिगमेंट का स्राव करता है, जो कि हमारा त्वचा को यूवी लाइट से बचाता है, क्योंकि यूवी लाइट हमारे त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। तो मेलेनिन अधिक मात्रा में सेक्रेशन होने से उस त्वचा के कैंसर से भी बच सकते हैं, या त्वचा की बीमारी से भी बच सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एपिडर्मिस में इस प्रकार के सेल उपस्थित होते हैं। तो पसीना की ग्रंथियां पसीना का स्राव करता है। रूट जो
हेयर्स का होते हैं वो डर्मिस में धंसे हुए होते हैं, और यहाँ फैट सेल्स होते हैं जो कि फूड स्टोरेज करता है, लिपिड का संग्रह करता है। जो भी हम लोग भोजन में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं या फैट्स खाते हैं, वो सारा क्या होता है, वो सारा हमारा इसी के अंदर जमा रहता है, वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर संचित रहते हैं, इसमें सारे ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हम ये त्वचा का एनाटॉमी देख लिए हैं। अब इसके अंदर क्या फंक्शन है वो हम लोग देखते हैं कि त्वचा का फंक्शन क्या है। तो अब फंक्शन देखने जा रहे हैं, त्वचा में क्या क्या फंक्शन ये कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये त्वचा जो है हमारा शरीर का सबसे बाहरी आवरण है, इसलिए हमारे शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन ये ध्यान से देखिए, परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 क्लास के लिए, तो इसलिए अच्छा से देखिए इसको। ये सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा फंक्शन क्या है, यह शरीर को यूवी लाइट से रक्षा दिलाता है। हमारे शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ को पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकालने में निकालता है। हमारे शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ को पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। चौथा फंक्शन, यह स्पर्श, दबाव तथा तापक्रम एवं बाह्य पीड़ा की जानकारी देता। ठीक है। पांचवा फंक्शन, यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगर हमारा शरीर ज्यादा गर्म होने लगता है तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगते हैं, अर्थात हमारे अंदर जो जल है उसको बाहर निकाल कर हमारे शरीर में गर्मी को प्रवेश करने से ये क्या करता है, हमारा त्वचा रोक लेता है। तो इस तरह से त्वचा का अगर फंक्शन आता है तो हम समझते हैं 3 फंक्शन आप इसमें से आसानी से लिख सकेंगे और त्वचा के बारे में आपको जानकारी मिल गया। अब हम दूसरा ऑर्गन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑर्गन क्या है, तो दूसरा ऑर्गन हम स्टोमक के बारे में देखेंगे। स्टोमक का मतलब होता है पेट, ठीक है। तो अब आता है स्टोमक यानी इसको कहते हैं आमाशय, ठीक है। स्टोमक अर्थात आमाशय। अब आमाशय क्या है वो हम देखेंगे। तो आप देखते हैं कि माउथ कैविटी के बाद जो फेरिक्स होता है, फेरिक्स आगे चल करके ये हमारा ओसोफेगस बनाता है, ओसोफेगस। और ओसोफेगस जब आगे बढ़ता है तो ये एक थैली नुमा रचना का निर्माण करता है जिसको कि हम कहते हैं स्टोमक, ठीक है। तो ये स्टोमक है। अब ये आगे जब बढ़ता है तो ये ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद फिर आता है छोटी आंत। तो यही रचना जो है ये हमारा है स्टोमक, ठीक है। तो ये आहार नाल का क्या है, सबसे चौड़ी और लंबा भी है, चौड़ा भी है। तो चौड़ी रचना है जो कि भोजन को अस्थायी रूप से संग्रह करता है और पाचन करता है।
तो आमाशय का परिभाषा क्या होगा? आमाशय यह आहार नाल का सबसे चौड़ी थैलीनुमा रचना है, जहां जो ओसोफेगस तथा डियोडिनम के मध्य स्थित होता है। अब अगर हम इसका स्थिति देखें, स्थित होता है और भोजन का संग्रह एवं पाचन में सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे आमाशय कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ये आहार नाल का ही ये भाग है, ऊपर में ओसोफेगस है, नीचे में डियोडिनम है। देखिए ध्यान से, डियोडिनम, ठीक है। तो नीचे है डियोडिनम और ऊपर है ओसोफेगस। और एक चीज देखिए यहां पर क्या है, यहां पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेपरेटरी दीवाल होता है जो हमारे स्टोमक यानी एब्डोमिनल जो पार्ट है और थोरेसिक पार्ट है। तो थोरेसिक यानी यहाँ पे जो होता है ये थोरेक्स का रीजन होता है। तो थोरेक्स के रीजन से नीचे हमारा स्टोमक का स्थान होता है। यानी ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम का ठीक नीचे हमारा स्टोमक उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होता है? तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब इसका जो है 3 भाग, इसका 4 भाग हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट होता है इसका, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक, ठीक है, कार्डियक। और एक रचना है यहां से यहां तक, इस रचना को कहते हैं फंडिक। याद रखिए सबका नाम, फंडिक। और ये रचना जो है यहाँ का सबसे नीचे वाला डियोडिनम से सटा हुआ जो भाग है, इसको पाइलोरिक कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट। तो अब अच्छा, और इसको कहते हैं बॉडी। तो अब बताइए स्टोमक को कितने भागों में बांट दिए हैं? और यहां पर एक स्फिंक्टर्स मसल्स लगे हुए होते हैं, इसको कार्डियक स्फिंक्टर्स कहते हैं। इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर्स मसल्स, ठीक है। और एक मसल्स यहां भी लगे हुए होते हैं, किसके पास? तो डियोडिनम के पास, यानी डियोडिनम और जो स्टोमक है उसके संजोग स्थल के बीच में एक और मसल्स का एक स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं। इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर्स भी बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से स्फिंक्टर्स मसल्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारा स्टोमक का रचना है। सबसे ऊपर याद रखिए, सबसे ऊपर के पार्ट को हम क्या नाम दिए हैं? कार्डियक। उसके बाद फंडिक, उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है ये इसका बॉडी कहलाता है ना। ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये बॉडी कहलाता है, ये सबसे बड़ा भाग है। अब ध्यान दीजिए कि इसके अंदर लेयर होते हैं। ये लेयर इस तरह से होते हैं कि ये देखिए, ये इसके अंदर लेयर होते हैं, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ लेयर होते हैं, उंगली के समान रचना बना हुए रहते हैं, ठीक है। इसको म्यूकस लेयर कहते हैं,
म्यूकस लेयर। और ये म्यूकस लेयर का काम क्या है, ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट यानी म्यूकस का स्राव करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं और इन लेयर से विभिन्न प्रकार के एंजाइम का सेक्रेशन होता है। ठीक है, वहां से एंजाइम का मतलब होता है परकिन, परकिन का यहां से सेक्रेशन होता है। और ये कौन कौन से एंजाइम का सेक्रेशन करता है, तो ये यहां पे देख लीजिए, पेप्सिन का सेक्रेशन करता है, लाइपेज का सेक्रेशन करता है और पेप्सिन का, उसके बाद यहां पे रेनिन का सेक्रेशन होता है। रेनिन जो कि दूध के प्रोटीन जो होता है उसको कैसिनोजेन जिसको कहते हैं, वो कैसिनोजेन को वो जो है रेनिन जो है कैसिन में बदल देता है। तो रेनिन एक एंजाइम होता है, दूसरा पेप्सिन होता है और इसमें एक एमाइलेज भी निकलते हैं। एमाइलेज भी इसमें से निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसमें एंजाइम निकलते हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें एंजाइम ज्यादातर खास करके निकलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से HCl एसिड का भी स्राव होता है। अब HCl एसिड का स्राव होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लाइपेज का स्राव होता है, लाइपेज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पचा के इसको प्रोटीओजेज में बदल देता है, प्रोटीओजेज में बदल देता है, प्रोटीओजेज में। और रेनिन जो है कैसिनोजेन जो दूध के प्रोटीन में होता है उसको कैसिन में बदल देता है। ठीक है, और लाइपेज जो है ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें बदल देता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो भी भोजन हम लोग खाते हैं, ये भोजन यहाँ पे आके संग्रह होता है और संग्रह होने के बाद इसमें डाइजेशन शुरू हो जाता है और डाइजेस्ट करके अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग रचना में इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम स्टोमक का रचना देख लिए। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि स्टोमक का आखिर फंक्शन है तो क्या क्या है। फंक्शन यानी कार्य। स्टोमक का फंक्शन, सबसे पहला, यह भोजन को आहार नाल में, आहार नाल में अस्थायी रूप से संग्रह करता। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भोजन हम लोग करते हैं तो इसी में आके क्या होता है, संग्रह होता है, इसलिए ये वहां पे क्या करता है, उस भोजन को संग्रह करता है। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम है यहाँ गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस, अब इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसी जूस के अंदर एंजाइम वगैरह सारा होता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा फंक्शन हो गया कि गैस्ट्रिक जूस निकला, यानी जो भी इसके अंदर से एंजाइम निकला हो या म्यूकस निकला हो या और भी गैस्ट्रिक निकला हो, ये सारा जो रस होता है वो भोजन को पचाने का काम करता है। तीसरा काम क्या है कि आमाशय से निकलने वाला HCl अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ देर तक यहाँ भोजन क्या होता है, संग्रह रहता है, तो भोजन को सड़ने का चांस हो सकते हैं। तो इसलिए सड़ने से बचाने के लिए अमाशय के अंदर से जो HCl का स्राव होता है, यही HCl जो खट्टा होता है, उसके कारण भोजन जल्दी सड़ता नहीं। और HCl एक और भी काम करता है, यहाँ भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव HCl के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। HCl के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा स्टोमक का क्या हो गया, ये स्टोमक का हमारा फंक्शन हो गया। इस तरह से हम स्टोमक के बारे में जानकारी कर लिए हैं। इस तरह से आज हम दो टॉपिक के बारे में अध्ययन किए हैं, एक स्किन और दूसरा अमाशय। आप इन दोनों को अच्छी तरह से समझिए वीडियो देख करके, और उसके बाद अगर कहीं कुछ असुविधा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और इस तरह से आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपसे यही निवेदन है कि आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू।